नमस्कार। एक बार फिर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है 25 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में। हेलो एंड वेरी वेलकम अगेन टू द करंट अफेयर्स ऑफ 25 नवंबर 2025। आपकी स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इनके बारे में हम आज के वीडियो में करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल ऑल्सो नोन एज पेरिया कोविल लोकेटेड? बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको कि पेरिया कोविल नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ लोकेटेड है? So the correct option is option B. It is located in Thanjavur, Tamil Nadu. मैं आपको ऑप्शन सारे पढ़ के नहीं बोलूंगा, मैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा सिर्फ मैं आपको वो बताऊंगा। सो जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है? थंजावुर, तमिलनाडु में लोकेटेड है। बृहदेश्वर टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इज लोकेटेड इन थंजावुर। जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये एक हिंदू टेम्पल है जो किसको डेडिकेटेड है? भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है। It was built by Chola Emperor Raj Raja Chol first and completed in 1010 AD। जो इस बृहदेश्वर टेम्पल को किसने बनाया था? जो चोला एम्पर थे राज राजा चोल फर्स्ट, उन्होंने बनाया था इसको 1010 AD में। ठीक है। द टेम्पल रिप्रेजेंट्स अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द चोला पीरियड। ये टेम्पल जो है द्रविडियन आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो भी चोला टाइम पीरियड के दौरान बनाए गए थे। मींस आप मोस्ट ऑफ द टेम्पल जो भी साउथ इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर में ही बने हुए हैं। ठीक है। तो ये भी जो टेम्पल है ये द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। इट्स विमानम टेम्पल टावर इज 216 फीट, मेकिंग इट द टॉलेस्ट टेम्पल टावर इन द वर्ल्ड। इसका जो विमान है, ये जो आप विमान देख रहे हो, ये कितने है? ये 216 फीट का है और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल टावर है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा विमानम है। मीटर में 66 मीटर और फीट में 216 फीट। द कुंभम atop the विमानम इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल 80 टन रॉक। ये जो कुंभम आप देख रहे हो, इसके टॉप में ये जो रॉक है ये 80 टन का रॉक है और सिर्फ एक सिंगल रॉक से इसको कार्व किया गया है। ठीक है। ये सब इसके टॉप पे है। इस 216 फीट का जो विमान है उसके टॉप पे ये 80 टन का पत्थर रखा गया है। The temple is part of the UNESCO World Heritage Site Great Living Chola Temples। ये टेम्पल किसका पार्ट है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। मतलब ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में बहुत सारे टेम्पल्स है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट है, उनमें से एक टेम्पल यह भी है। ओके। The complex span over 40 acres with extensive sculptures, inscription and monolithic नंदी। ये जो टोटल टेम्पल का जो टोटल एरिया है वो 40 एकड़ में फैला हुआ है और बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। इंस्क्रिप्शंस मींस जो पत्थर पे जो लिखाई की गई हुई है और एक मोनोलिथिक नंदी भी, जो भगवान शिव की जो सवारी है नंदी, वो एक सिंगल पत्थर से बने हुए नंदी भी हैं इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द अफ्रीकन ग्रे पैरट? इनमें से कौन सा जो अफ्रीकन ग्रे पैरट है उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है IUCN के रेड लिस्ट में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडेंजर्ड। ओके। जो अफ्रीकन ग्रे पैरट है उसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है? इंडेंजर्ड। The African grey parrot is a medium-sized grey-colored bird known for exceptional talking and mimicry abilities। इस बर्ड को, अफ्रीकन ग्रे पैरट को किस चीज के लिए जाना जाता है? एक्सेप्शनल टॉकिंग के लिए और इसकी मिमिक्री एबिलिटीज करने के, इसकी मिमिक्री करने की काबिलियत के लिए इसको जाना जाता है। इट्स साइंटिफिक नेम इज सिटाकस इरिथैकस। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? सिटाकस इरिथैकस जो है इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है। It is native to West and Central Africa. It is native to West and Central Africa, inhabiting rainforest, woodland and savanna ecosystem। किस किस क्षेत्र में पाया जाता है ये? रेन फॉरेस्ट में, वुडलैंड में और सवाना इकोसिस्टम में पाया जाता है ये। इट फीड्स इन फॉरेस्ट एजेस एंड ऑकेजनली एग्रीकल्चर फील्ड्स। कहाँ पे फीड करता है ये? फॉरेस्ट के, जहाँ पे फॉरेस्ट खत्म होता है वहां पे, या फिर जो क्लियर पैचेस होते हैं वहां पे, और एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी ऑकेजनली फीड करता है, मीन्स अपना खाना ढूंढता है वहां से ये। इट हैज अ लाइफ स्पैन ओवर 50 ईयर्स एंड इज वाइडली केप्ट एज पेट ग्लोबली। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 50 साल से ज्यादा का है और पूरी दुनिया भर में इसको एज अ पालतू पक्षी के तौर पर रखा जाता है। इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN के रेड लिस्ट कैटेगरी में इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्पेशली नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ विच स्पीसीज इन इंडिया। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको भारत में किस मींस वहां पे कौन सी सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीसीज, किस स्पीसीज की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है? मींस कौन सा स्पीसीज उस पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड
ईस्ट ऑफ गुवाहाटी इन आसाम मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो कहाँ लोकेटेड है, आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि गुवाहाटी से और ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1998 में। और टोटल एरिया कितना कवर करता है, 48.81 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और इसके अंदर दो रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, एक राजामयांग रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरा पवित्रा रिजर्व फॉरेस्ट। इन दोनों रिजर्व फॉरेस्ट को मिलकर पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है, ठीक है। द रीजन वॉज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ये जो रीजन है, जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है, ये हमेशा से पार्ट रहा है, हिस्टोरिकली किसका पार्ट रहा है, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स का पार्ट रहा है। और ये हमेशा से अपनी बायोडाइवर्सिटी में रिच रहा है, मीन्स यहाँ पे बहुत विभिन्न तरह के जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी रही है इसकी। पवित्रा होस्ट द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ग्रेटर वर्न हॉर्न राइनोसोरस इन इंडिया। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी मिलती है किसकी, ग्रेटर वर्न हॉर्न राइनोसोरस की। More than 2,000 migratory birds visit Pavitra, including those from Europe, America and Tibet. 2000 से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट करते हैं जब अपनी माइग्रेटरी टर्म के दौरान। और वो कहाँ से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं और तिब्बत से आते हैं, राइट। अदर फौना इंक्लूड लेपर्ड, जो दूसरे फौना उसमें आते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, लेपर्ड आते हैं, वाइल्ड बोर आते हैं, बफेलो, रेप्टाइल्स एंड बार्किंग डियर। वाइल्ड बफेलो, नॉट बफेलो। Okay, question number 4. Hussain Sagar Lake, recently in news for bioremediation efforts, was originally built during the reign of which ruler? जो हुसैन सागर लेक है अभी रिसेंटली न्यूज में है, क्यों, बायोरिमेडिएशन एफर्ट्स की वजह से। इसको ओरिजिनली किस रूलर के रीन में बनाया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इब्राहिम कुली कुतुब शाह के रीन में इसको बनाया गया था। ओके, हुसैन सागर लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक इन हैदराबाद तेलंगाना। हुसैन सागर लेक जो है एक आर्टिफिशियल लेक है और कहाँ पे लोकेटेड है, तेलंगाना में, हैदराबाद, जो इसकी कैपिटल है तेलंगाना की, हैदराबाद में लोकेटेड है। इट वाज बिल्ट इन 1562 बाय हुसैन शाह वली ड्यूरिंग द रीन ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह। 1562 ईस्वी में इसको हुसैन शाह वली ने बनाया था, किसके रीन में, इब्राहिम कुली कुतुब शाह के रीन में इसको बनवाया था। द लेक once supplied ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन वाटर टू हैदराबाद अंटिल 1930। 1930 से पहले तक ये जो लेक है ये पीने का पानी और सिंचाई का पानी हैदराबाद को उपलब्ध कराती थी। It lies on a tributary of the Musi River, covers 5.7 square kilometer, making it one of the Asia's largest man-made lakes. ये किसके रिवर पे, ये जो लेक है, हुसैन सागर लेक है, ये मूसी रिवर के एक ट्रिब्यूटरी पे सिचुएटेड है और टोटल 5.5 मींस 5.7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है, जो कि इसे एशिया की सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नहीं, एक सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड लेक्स बनाती है इसको। ओके, A monolithic Buddha statue stands at its center and the lake connects Hyderabad and Secunderabad. एक मोनोलिथिक भगवान बुद्ध की जो एक मोनोलिथिक मूर्ति है वो इस लेक के बीच में है एंड ये लेक किसको किसको कनेक्ट करती है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करती है। The lake is currently polluted due to untreated sewage and industrial effluents, prompting new bioremediation efforts. ये जो लेक है करंटली बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, किस कारण से, अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के डिस्चार्ज होने से बहुत ज्यादा मतलब पॉल्यूटेड है। और अभी नया बायो रिमेडिएशन एफर्ट्स लिया जा रहा है ताकि इस लेक का जो पानी उसको वापस से क्लीन किया जा सके। The Dorjilung hydroelectric power project in Bhutan is being developed as a joint venture between Tata Power and which Bhutanese entity? दौरजीलुंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भूटान में बनाया जा रहा है। यह एक ज्वाइंट वेंचर है, किस किस के बीच, एक तो टाटा पावर है, दूसरी कौन सी भूटानीज की एंटिटी है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। दो ज्वाइंट वेंचर है, किसके किसके बीच, टाटा पावर और ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के बीच। सो दौरजीलुंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज प्लान्ड 125 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इन भूटान। 1125 वाट का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जो कि भूटान में बनेगा, ठीक है। It is situated on the Kurichu river. किस रिवर पे सिचुएटेड है, कुरीचू रिवर पर सिचुएटेड, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है द्रांगमेचू रिवर की, जो इंडिया में बहती है, ठीक है। The project includes 139.5 meter concrete gravity dam and 15 kilometer headrace tunnel feeding 6 Francis turbines. इस प्रोजेक्ट में 139.5 मीटर का एक हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा और 15 किलोमीटर हेडरेस टनल होगी जिसमें कि 6 फ्रांसिस टर्बाइंस लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अराउंड 4.5 टेरावाट्स ऑफ पावर एनुअली। कितना पावर जनरेट करेगी ये एनुअली? 4.5 टेरावाट ऑफ पावर एनुअली जनरेट करेगी है। द एस्टिमेटेड project cost is rupees 13,100 crore and it will become Bhutan's second largest hydropower project.
इसका जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 13,100 करोड़ है, और भूटान अगर एक बार ये बन गया तो भूटान का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इट इज द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइड्रो पावर इन भूटान। ये सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भूटान में, जिसको कि कौन फाइनेंस कर रहा है? वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है। इट इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन विद 60% इक्विटी एंड टाटा पावर विद 40% इक्विटी। सो दो एंटिटी बना रही है इसको, कौन कौन? एक ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन जिसकी 60% इक्विटी, और दूसरी टाटा पावर जिसकी इक्विटी 40% है। क्वेश्चन नंबर 6, जॉर्जिया इज बॉर्डर्ड ऑन इट्स वेस्टर्न साइड बाय विच वाटर बॉडी? जॉर्जिया के वेस्टर्न साइड में कौन सी वाटर बॉडी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्लैक सी जो है वो जॉर्जिया के वेस्टर्न साइड में है। Georgia is located in the far southeastern region of Europe, straddling the boundary between Europe and Asia. Georgia जो है यूरोप के far southeastern side में located है, यूरोप में, ठीक है, और बाउंड्री शेयर करती है यूरोप और एशिया के बीच। It shares border with Russia to the north में यहाँ पे ये रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अजरबैजान टू द ईस्ट, here is the अजरबैजान, ये अजरबैजान का एरिया है। अर्मेनिया, दिस इज द अर्मेनिया, एंड टर्की टू द साउथ, ठीक है। इसके वेस्ट में द ब्लैक सी फॉर्म्स द वेस्टर्न मैरीटाइम बाउंड्री, और ब्लैक सी वेस्टर्न मैरीटाइम बाउंड्री फॉर्म करती है जॉर्जिया की। कैपिटल क्या है जॉर्जिया की? तबलिसी जो है जॉर्जिया की कैपिटल है। The terrain is largely mountainous with greater Caucasus in the north and lesser Caucasus in the south. ये जो टेरेन है बहुत ही ज्यादा माउंटेनियस है, नॉर्थ में ग्रेटर कॉकसस है और साउथ में लेसर कॉकसस माउंटेन्स है, ठीक है। माउंट सकारा 5068 मीटर, यहाँ पे माउंट सकारा माउंटेन पाया जाता है। जो माउंट सकारा जो हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट क्या है? 5068 मीटर। और कुछ मेजर रिवर्स हैं जिसमें कि इंगुरी, कोदोरी, रियोनी और मतकावरी, ये सारी रिवर्स हैं जो यहाँ पे जॉर्जिया में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मॉस प्लांट्स बिलोंग टू विच टैक्सोनॉमिक डिवीजन? मॉस प्लांट जो होता है वो किस टैक्सोनॉमिक डिवीजन के अंदर आता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा के अंदर आता है मॉस प्लांट्स, ठीक है। मॉसेस आर स्मॉल नॉन वास्कुलर स्पोर बियरिंग लैंड प्लांट्स बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा। ये छोटे स्मॉल नॉन वास्कुलर और स्पोर बियरिंग प्लांट्स होते हैं जो किसके डिवीजन से बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइटा के टैक्सोनॉमिक डिवीजन से बिलोंग करते हैं। Mosses are among the earliest land plants and thrive in harsh environments such as Antarctica and deserts. Mosses जो है वो earliest land plants है, मीन्स सबसे पहले प्रॉब्ली यही आए होंगे, उसके बाद, और ये मीन्स बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका या फिर डेजर्ट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। About 10,000 species exist globally grouped in peat moss, granite moss और true moss. मॉस की लगभग 10,000 से ज्यादा प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं। उनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पीट मॉस, ग्रेनाइट मॉस और ट्रू मॉस, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स रादर देन सीड्स, और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ना कि कोई बीज के थ्रू, ठीक है। Mosses help break down substrata, release nutrients and control soil erosion. किस चीज में हेल्प करते हैं ये? कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करने में, जो सॉइल इरोजन उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे? मींस कोई भी पत्थर हो या फिर किसी भी मतलब ऐसे पार्टिकल्स पे मॉसेस जन्म होता है जहां से, और उसके बाद वहां से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होती है धीरे धीरे, ठीक है, और सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करती है। दे सर्व एज एन इंडिकेटर ऑफ CO2 पॉल्यूशन एंड एसिड रेन डैमेज, और ये किसके इंडिकेटर्स होते हैं? CO2 पॉल्यूशन के और एसिड रेन डैमेज के इंडिकेटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, methamphetamine were originally developed in the early 20th century for use in which type of medical product? मेथाम्फेटामाइन को ओरिजिनली जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में डेवलप किया गया था, और मेनली किस टाइप के मेडिकल प्रोडक्ट को के लिए यूज किया, मींस इसको डेवलप किया गया था किस टाइप के मेडिकल प्रोडक्ट में यूज करने के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रोंकियल इनहेलर्स। ब्रोंकियल इनहेलर्स के लिए बेसिकली इसको डेवलप किया गया था। मेथाम्फेटामाइन इज अ पावरफुल हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक। इट इज पॉपुलरली नोन एज मेथ, आइस, चॉक और क्रिस्टल। पॉपुलरली इसको क्या कहा जाता है? मेथ, आइस, चॉक और क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। सो कब डेवलप किया गया था? अर्ली 20th सेंचुरी में, फ्रॉम अ पैरेंट ड्रग एम्फेटामाइन। जो इसकी पैरेंट ड्रग है उसका नाम क्या है? एम्फेटामाइन, ठीक है। Its initial medical use was in nasal decongestant and bronchial inhalers. इसका जो इनिशियल यूज था, मेडिकल यूज था, वो किस किस में था? nasal decongestant, जो हमारे नाक जम जाते हैं उससे, और bronchial inhalers में इसका इनिशियल यूज था। It is white
ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलीन पाउडर दैट डिसॉल्व इजीली इन वाटर और अल्कोहल। ये एक व्हाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलीन पाउडर है जो आसानी से पानी या फिर अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। मिथाएम्फेटामाइन एक्ट एज ए साइकोट्रोपिक ड्रग, न्यूरोटॉक्सिन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। इसको कैसे यूज करते हैं? एज ए साइकोट्रोपिक ड्रग यूज किया जाता है न्यूरोटॉक्सिन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट के लिए, मींस उसको स्टिमुलेट्स करने के लिए यूज किया जाता है इसको। हाई डोजेस कैन कॉज साइकोसिस, सीजर्स, मसल ब्रेकडाउन, वायलेंट बिहेवियर, हेलुसिनेशन एंड लॉन्ग टर्म एडिक्शन। हाई डोजेस से क्या क्या हो सकते हैं? साइकोसिस हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, मसल ब्रेकडाउन हो सकता है, वायलेंट बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर में बदलाव आ सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है और लॉन्ग टर्म एडिक्शंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल लाइमस्टोन रिसोर्स? इंडिया का कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा लाइमस्टोन के रिसोर्सेस मींस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटका में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन के रिसोर्सेस पाए जाते हैं। लाइमस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है जो मेनली किस चीज से बना होता है? सेडिमेंट्री रॉक जो मेनली किस चीज से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एज कैल्साइट और एरागोनाइट, ठीक है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट एंड माइनर मिनरल्स सच एज क्ले, फेल्डस्पार एंड पाइराइट। Fossil cell fragments are often found within limestone। जो फोसिल के फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर लाइमस्टोन में पाए जाते हैं, ठीक है। कर्नाटका होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर 28% ऑफ इंडियाज लाइमस्टोन रिसोर्स। कर्नाटका जो है सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्ड करता है इंडिया के लाइमस्टोन रिसोर्सेज का। जितने भी इंडिया में जितने भी लाइमस्टोन पाए जाते हैं उसका 28% कर्नाटका होल्ड करता है। मेजर प्रोड्यूसर्स इंक्लूड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये सारे जो हैं वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और इसकी यूज किस में होती है? लाइमस्टोन इज यूज्ड इन सीमेंट, मेटलर्जी, ग्लास, सेरामिक्स, पेपर, टेक्सटाइल, केमिकल्स, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इन सब में इसकी यूज है, मींस बहुत एक्सटेंसिव यूज है लाइमस्टोन की। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स जो है वो एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया और किस कंट्री के बीच इसको कंडक्ट किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसको कंडक्ट किया जाता है। एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इट हैज बीन हेल्ड बाइनियरली सिंस 2015, मींस हर 2 साल में एक बार इसको हेल्ड किया जाता है 2015 के बाद से। The exercise aims to deepen strategic partnership and improve interoperability। इस जो ऑस इंडेक्स उसका एम क्या है कि जो पार्टनरशिप है उसको और डीपन करना और जो इंटरऑपरेबिलिटी है मींस दोनों फोर्सेस कैसे एक दूसरे के साथ ऑपरेट करती है उसको इंप्रूव करना, राइट। ऑस इंडेक्स 2025 टुक प्लेस इन नॉर्दर्न पैसिफिक। जो इस साल का जो ऑस इंडेक्स है वो कहां पे हुआ है? नॉर्दर्न पैसिफिक में। आईएनएस सह्याद्री एंड एचएमएस बालारत पार्टिसिपेटेड इन ज्वाइंट ऑपरेशन। 2 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एचएमएस बालारत ने पार्टिसिपेट किया ज्वाइंट ऑपरेशंस में। की फोकस एरियाज इंक्लूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, गनरी ड्रिल्स एंड एडवांस फ्लाइंग ऑपरेशंस। तो ये सारे मेजर एरियाज हैं जहां पे फोकस किया जाता है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज सच एज अस्त्र हिंद, पिच ब्लैक, मालाबार एंड क्वाड मैरीटाइम एक्टिविटीज। इसके अलावा ऑस इंडेक्स के अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किस किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं? अस्त्र हिंद में, पिच ब्लैक में, मालाबार एंड क्वाड मैरीटाइम एक्टिविटीज के में भी। क्वेश्चन नंबर 11, at the 2025 IBSA leaders meeting India proposed establishing which new initiative for agriculture resilience? 2025 के IBSA लीडर्स मीटिंग में इंडिया ने कौन सा नया इनिशिएटिव प्रपोज किया है एग्रीकल्चर रिजिलियंस के लिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, IBSA क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर फंड। इसको इंडिया ने प्रपोज किया इसको एस्टैब्लिश करने का, ठीक है। IBSA इज बेसिकली इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम और इसको कब क्रिएट किया गया था? 2003 में वाया ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। इट ब्रिंग्स टुगेदर 3 मेजर डेमोक्रेसीज। यह 3 मेजर डेमोक्रेसीज को लाती है ग्लोबल साउथ में जो है अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। At the 2025 meeting, India called for urgent United Nations Security Council reform and cooperation on global peace। इस मीटिंग में इंडिया ने क्या कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट रिफॉर्म्स होना चाहिए और ग्लोबल पीस पे मींस सबको एक साथ आना चाहिए, एक साथ आना होगा, मींस कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल पीस। इंडिया प्रपोज्ड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल डायलॉग अमंग द 3 कंट्रीज। इंडिया ने यह भी कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का जो डायलॉग है उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, मींस एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू हमेशा ये लोग मिल सके, मींस एक सर्टेन टाइम पीरियड हो ताकि ये सब मिल सके एक साथ। It suggested enhancing digital cooperation via the IBSA Digital Innovation Alliance, including sharing digital public infrastructure like UPI and CoWIN।
इसके अलावा क्या सजेस्ट किया है कि डिजिटल कॉर्पोरेशन को भी कैसे बढ़ावा दिया जाए और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई और कोविन को शेयर किया जाए। इंडिया प्रपोज दी आईबीएसए फंड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इंडिया ने क्या प्रपोज किया है? आईबीएसए फंड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस, ठीक है। आईबीएसए इनिशिएटिव इंक्लूड, आईबीएसए के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स आते हैं, वो क्या क्या है? आईबीएसए ट्रस्ट फंड अंडर, आईबीएसए ट्रस्ट फंड जिसको कि कंस्टिट्यूट किया किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड आईबीएसएमएआर आईबी समर नवल एक्सरसाइज। तो ये दोनों इनिशिएटिव है आईबीएसए के अंदर, ओके। The ACITI framework launched at the G20 summit focuses primarily on cooperation in which areas? जो ACITI framework लॉन्च हुई है G20 समिट के दौरान, वो प्राइमरली किस चीज की कॉपरेशन पर फोकस करती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सो ACITI का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ठीक है। इसको अनाउंस किया गया था G20 समिट में, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रहा है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन ट्राइलेटरल कोलैबोरेशन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका पर्पस क्या है कि जो ट्राइलेटरल कोऑपरेशन है ऑस्ट्रेलिया इंडिया और कनाडा के बीच, इसको स्ट्रेंथन किया जाए किसमें? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में। द पार्टनरशिप एम्फसाइजेस क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये किस चीज पे बात करती है? क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात करती है। It also aims to build diversified and resilient supply chains, especially from critical minerals. या क्या इसका एम क्या है कि कैसे रिजिलियंट सप्लाई चेन और डाइवर्सिफाइड मींस अलग अलग जगह से जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनको सोर्स किया जा सके और एक रिजिलियंट सप्लाई चेन तैयार किया जा सके, जैसे कभी भी डिसरप्शन, एकाएक डिसरप्शन ना हो, ठीक है। The countries will explore ways to accelerate safe and inclusive artificial intelligence development। और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई जो है उसको कैसे मींस सेफ और इंक्लूसिव तरीके में डेवलप किया जा सके ताकि वो मानवता के बेहतरी के लिए काम कर सके। द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन फॉर सिटीजन वेलफेयर। सिटीजन वेलफेयर के लिए को लेके कैसे एक साथ काम किया जा सके उसके लिए। एंड इट एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक टाइज अमंग द 3 इंडो पैसिफिक डेमोक्रेसीज। और 3 जो इंडो पैसिफिक डेमोक्रेसीज हैं, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, इन दोनों के आपस में कैसे जो टाइज है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। Question number 13. Under the revised Bharat NCAP 2.0 framework, which agency is designated to issue safety rating for vehicles? NCAP 2.0 framework है, इसके अंदर कौन सी एजेंसी है जो इशू करती है सेफ्टी रेटिंग व्हीकल्स के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो इशू करती है, ठीक है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP was launched in October 2023 for voluntary क्रैश वर्दीनेस रेटिंग। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था फॉर वॉलंटरली क्रैश वर्दीनेस रेटिंग, मींस ये वॉलंटरली है, ठीक है। कोई भी जो मैन्युफैक्चरर अगर वो अपने कार को टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। द स्कीम इज वैलिड अंटिल 2027 एंड प्रोवाइड्स स्टार रेटिंग्स फॉर व्हीकल सेफ्टी। ये स्कीम है ये कब तक वैलिड है? 2027 तक वैलिड है और बेसिकली रेटिंग प्रोवाइड करती है व्हीकल की सेफ्टी को देखते हुए। द रिवाइज्ड भारत NCAP 2.0 फ्रेमवर्क इंक्लूड्स 5 असेसमेंट एरियाज। जो रिवाइज्ड भारत NCAP 2.0 फ्रेमवर्क है उसमें 5 असेसमेंट एरियाज हैं। क्या क्या है? क्रैश प्रोटेक्शन, वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन, सेफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट अवॉइडेंस एंड पोस्ट क्रैश सेफ्टी। ये 5 एरियाज हैं जिसपे जो कार है उनको एसेस किया जाएगा नया 2.0 फ्रेमवर्क के अंदर। टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री AIS 197। जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल टेस्टिंग स्टैंडर्ड है, AIS ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इशूड द रिवाइज ड्राफ्ट। और ये जो रिवाइज ड्राफ्ट है इसको किसने इशू किया है? MORTH ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको इशू किया है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन पुणे इज द डेजिग्नेटेड रेटिंग एजेंसी। और इसके लिए जो डेजिग्नेटेड रेटिंग एजेंसी है वो कौन है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जो कि कहाँ है? पुणे में। Question number 14. Article 240 of the Indian Constitution empowers the President to make regulation for which category of territories? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है किस कैटेगरी ऑफ टेरिटरीज के लिए मींस उनके लिए किस टेरिटरीज के लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशंस फॉर्म कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। कुछ जो यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए प्रेसिडेंट आर्टिकल 240 के अंदर रेगुलेशंस बना सकती हैं। सो आर्टिकल 240 ग्रांट्स द प्रेसिडेंट पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। कुछ यूनियन टेरिटरीज मींस कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशंस बना सकते हैं। क्या इंश्योर करने के लिए? पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए। दीज इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये 4 जो यूटी हैं वो आते हैं आर्टिकल 240 के अंदर। A recent Lok Sabha bulletin had indicated a possible amendment to include Chandigarh under Article 240। अभी रिसेंट लोकसभा टीवी में एक बुलेटिन आया था, उसमें यह मतलब पॉसिबिलिटी थी कि जो चंडीगढ़ है उसको आर्टिकल 240 में इंक्लूड किया जाएगा, मतलब उसके लिए अमेंडमेंट लाया जाएगा विंटर सेशन, जो पार्लियामेंट का भी विंटर सेशन शुरू होने वाला उसमें। दिस वुड अलाउ अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर चंडीगढ़। अगर जो चंडीगढ़ है वो आर्टिकल 240 के अंदर आ जाता है तो क्या होगा, जो चंडीगढ़ के लिए एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा। अभी क्या है, तो होम मिनिस्ट्री, इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि ऐसी कोई भी बिल अभी विंटर सेशन में लिस्ट मींस टेबल नहीं की जाएगी, ठीक है। एट प्रेजेंट द पंजाब गवर्नर सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। अभी क्या है, प्रेजेंट में जो पंजाब गवर्नर है वो चंडीगढ़ को एडमिनिस्टर करते हैं, राइट। आर्टिकल 240 इज नॉट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर सच एज दिल्ली एंड पुडुचेरी। आर्टिकल अनुच्छेद 240 जो है वो किस यूनियन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल नहीं होते, जो यूटी के मींस लेजिस्लेचर है, जिन जिन यूटी में जिनके पास लेजिस्लेचर है उन पे एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों के पास अपना लेजिस्लेचर है तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होते हैं। The Cambridge Dictionary selected parasocial as the word of the year 2025 due to its relevance in describing relationship formed primarily through which medium? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अभी पैरासोशल वर्ड को वर्ड 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, इसका क्या रिलेवेंस है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। The term parasocial refers to one-sided emotional connections individuals form with celebrities, public figures or fictional characters. जो पैरासोशल है वो क्या बताता है, मींस पैरासोशल का मीनिंग क्या होता है, वन साइडेड इमोशनल कनेक्शंस, मींस एक साइड से अगर मैं हूं तो मैं लगातार अगर समझ लो कि लैपटॉप या फिर टीवी पे किसी एक इंडिविजुअल या किसी सेलिब्रिटी को, पब्लिक फिगर को देख रहा हूं तो उससे सिंगल साइडेड इमोशनल रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, उसको हम पैरासोशल कहते हैं। इट गेन प्रोमिनेंस विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया। कैसे इसने प्रोमिनेंस गेन किया है, सोशल मीडिया के ज्यादा बढ़ावा के कारण। वेयर यूजर्स कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट फ्रॉम क्रिएटर्स दे डू नॉट पर्सनली नो। जहां पे जो यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं वैसे क्रिएटर्स का जिसको वो कभी जानते नहीं, कभी उनसे मिले नहीं, ठीक है। These relationship cause viewers to treat online personalities like friends, families और influencers। और इसके कारण जो मतलब व्यूअर्स हैं वो ऑनलाइन पर्सनैलिटीज को कैसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली या इन्फ्लुएंसर्स की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी सिलेक्टेड पैरासोशल एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। It highlights the psychological impact of constant content exposure on user perception। और ये क्या दिखाता है कि जो व्यूअर्स जो हैं वो लगातार कंटेंट से ज्यादा एक्सपोजर मिलता है तो उसके कारण ये चीज सोसाइटी में इनकलकेट हुई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, Auramine O, often found in food adulteration cases in India, is classified by the International Agency for Research on Cancer as which type of substance? Auramine O अभी रिसेंटली इंडिया में काफी ऐसे केसेस आए जहाँ पे पाया गया कि Auramine O जो है वो इंडिया के जो फूड एडल्ट्रेशन में उनमें मिलावट, उसकी मिलावट पाई गई है। तो इसको इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो है इसको किस टाइप का सब्सटेंस इसको डिक्लेयर किया है उसने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, मींस पॉसिबल है कि यह कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस हो सकता है। Auramine O is a yellow odorless crystalline dye used in paper, textile, leather, antiseptic and fungicide। Auramine O जो है एक येलो odorless crystalline dye है जिसका यूज किस में किया जाता है, पेपर में, टेक्सटाइल, लेदर, एंटीसेप्टिक एंड फंगीसाइड में इसका बहुत ही यूज किया जाता है। इट इज नॉट परमिटेड एज अ फूड कलर इन इंडिया, द यूरोपियन यूनियन और द यूनाइटेड। इसको एज अ फूड एडल्ट्रेंट नहीं यूज किया जाता है, मींस किसी भी खाने को कलर प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि इंडिया में, यूरोपियन यूनियन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में। इलीगल एडल्ट्रेशन विद Auramine O poses a serious health risk। इसका मतलब अवैध मिलावट जो है इसकी वो बहुत ही सीरियस हेल्थ रिस्क पोज करता है। किस चीज के लिए? लीवर एंड किडनी डैमेज, मींस उससे लीवर और किडनी डैमेज हो सकता है, इनलार्ज स्प्लीन, म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स एंड पोटेंशियल कैंसर रिस्क। तो ये सारी चीज इससे हो सकते हैं। The International Agency for Research on Cancer IARC classifies Auramine O as possibly carcinogenic to humans। मींस इसको बताया कि ये पॉसिबल मींस हो सकता है कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट हो। इंडिया फेसेस रिकरिंग केसेस ऑफ सिंथेटिक डाई फूड एडल्ट्रेशन इन्वॉल्विंग दिस केमिकल। अभी इंडिया में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पे सिंथेटिक डाई फूड एडल्ट्रेशन के केसेस आए हैं जिसमें ये केमिकल बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जस्टिस सूर्यकांत हु विल टेक ओथ एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रीवियसली सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। अभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत जिन्होंने कल आई गेस 53rd चीफ जस्टिस का ओथ लिया है, उन्होंने प्रीवियसली किस
हाई कोर्ट का चीफ एज ए चीफ जस्टिस, किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उन्होंने सर्व किया है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस की तरह उन्होंने सर्व किया है पहले। उन्होंने 53rd चीफ जस्टिस का, वो हमारे 53rd चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, और सक्सीड किसको करें? डॉक्टर चीफ जस्टिस बी आर गवई को सक्सीड करें। उनकी अपॉइंटमेंट 30 अक्टूबर की गई थी और वो लगभग 15 महीने के लिए रहेंगे अपने सीजीआई के पोस्ट पे, मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे लगभग 15 महीने के लिए रहेंगे। कब तक? फरवरी 9, 2027 तक रहेंगे, जब उनकी एज 65 साल की हो जाएगी। Born on February 10, 1962 in Hisar district of Haryana, he rose from a small town lawyer to the country's highest judicial office. कहाँ जन्म हुआ था? 10 फरवरी 1962 में हिसार, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। He served as the Chief Justice of Himachal Pradesh Court appointed on, उन्होंने पहले हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस के तौर पे, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने सर्व किया है। His Supreme Court tenure is marked by verdicts related to abrogation of Article 370, free speech and citizenship right. किस prominent decisions में उनका involvement है? जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था उसमें फ्री स्पीच एंड सिटीजनशिप राइट्स, इन तीनों में, मतलब इन तीनों जो बताया गया था, इन तीनों पर जब भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, राइट। He was also part of bench that kept the colonial era sedition law in abeyance. ये उस बेंच के ही पार्ट थे जिसने कॉलोनियल लॉ, जो सेडिशन लॉ है, उसको मींस सस्पेंड कर दिया गया था, मींस अबायंस में रख दिया कि अभी इस पे कुछ भी, मतलब इस लॉ को लेके कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। एंड डिस्क्लोजर ऑफ 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स इन बिहार, जो भी 65 लाख वोटर्स जिनको एक्सक्लूड किया गया था एसआईआर के बाद, दैट इज रिवीजन के बाद, तो उनको भी इन्होंने बोला था कि उनके भी नाम आप बताइए, उन जो भी 65 लाख जो वोटर्स एक्सक्लूड किए हैं उनको बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP इज सेटिंग अप 10 ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट अलोंग विच फ्रंटियर। जो ITBP है एक 10 ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट सेटअप कर रही है, किस फ्रंटियर पे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ITBP जो है वो इंडिया चाइना के बॉर्डर को पेट्रोल करती है, तो उसके बॉर्डर पे एक 10 ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट को सेटअप किया जा रहा है। ठीक है। ITBP गार्ड्स 3488 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो ITBP है वो 3488 किलोमीटर लंबी जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया चाइना के बीच, उसको गार्ड करती है। और 10 ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट को क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है अलॉन्ग LAC एज पार्ट ऑफ इट्स डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी। The move aligns with ITBP's forwardization plan initiated after the 2020 military clash in Ladakh. इस मूव को कब चला गया था? जब 2020 में जब मिलिट्री क्लैश हुआ था गलवान में, लद्दाख में, उसके बाद इस मूव को ITBP का जो फॉरवर्डाइजेशन प्लान है, मींस जो पोस्ट है उनको थोड़ा सा आगे किया गया है। ठीक है। अंडर दिस प्लान 215 ITBP बॉर्डर पोस्ट आउटपोस्ट हैव बीन पुश्ड फॉरवर्ड। इस प्लान के अंदर, फॉरवर्डाइजेशन प्लान के अंदर 215 ITBP के जो आउटपोस्ट हैं उनको आगे बढ़ाया गया है across India's north and eastern region. ठीक है। The center sanctioned 7 new battalions and sector headquarters with about 9400 personnel in 2023. जो सेंटर है उन्होंने 7 नए बटालियन, एक सेक्टर हेडक्वार्टर को मींस सैंक्शन किया है, परमिट किया है, जिसमें कि 9400 पर्सनल होंगे। 2023 में ही किया था ये। ठीक है। 2 all women border outposts are being set up in Lukung and Thangai, Himachal Pradesh, and remaining 8 all women BOPs border outpost will become operational in upcoming phases. अभी तक 2 all women border outpost को सेटअप किया गया है, कहाँ लुकुंग और थांगाई में, हिमाचल प्रदेश में। बाकी के जो रिमेनिंग 8 बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको धीरे धीरे सेटअप किया जाएगा। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you enjoyed this. So have a great day. Thank you.